कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाला काम ना हो, जो पढ़ाया है वो बनना भी चाहिए। आज हम रेट दोबारा से पढ़ रहे हैं क्योंकि रेट मेरे को लगता है कई लोगों ने बोला सर बहुत जल्दी पढ़ा दिया, बहुत ही कंफ्यूजन हुआ था, तो इस वजह से हम रेट्स फिर पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये मोटिवेशन लाइन पढ़ लेते हैं, सबके लिए ज़रूरी है ये पढ़ना। दोस्तों फिर से पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ चुका हूँ क्योंकि अच्छी चीज़ है, अपनों के लिए कुछ करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बुलंद है तेरे इरादे, हिम्मत भरी तेरी मुस्कान है, तू ही है कल का सूरज, तू ही जग की शान है। बुलंद हौसले बुलंद रख और हिम्मत जुटाए रखना, ये सिर्फ तेरी मंजिल नहीं, तेरी मंजिल ही नहीं, बहुत से लोगों का अरमान है। सो आगे बढ़ते हैं। अमनेश यादव ज्वाइन, थैंक यू सो मच। और हम रेट दोबारा से पढ़ रहे हैं क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आया था, तो 5 पेज हैं, आराम से पढ़ लीजिए और अब निकाल लीजिए अपना काम। ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिहाज से, याद रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और दोस्तों एक और चीज़ है, भीमराव अम्बेडकर ना आए और सिर्फ पूछे कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आप प्रियम्बल लगाएंगे, प्रस्तावना लगाएंगे, उद्देशिका लगाएंगे, कोई भी वर्ड हो आप लगाएंगे। भीमराव अम्बेडकर आता है तो आप संविधान की आत्मा में रेड को लगाएंगे, आर्टिकल 32 को लगाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन की आत्मा किसने कहा था, यदि आपको पता हो तो आंसर दे दीजिएगा, मजा आएगा। हम इसके बाद हम क्वेश्चनिंग करने वाले हैं, कम से कम 35 क्वेश्चन में और कराऊंगा आपको। सो बने रहें, और क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने आप को टटोल लीजिए आप कितने पानी में, और कल को एग्जाम हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 यह अधिकार देता है कि देश का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दोस्तों इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यदि आप अपील करते हैं आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको लेना ही होगा। लेकिन यदि आप 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील करते हैं रेट के लिए, तो याद रखिए वो हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो आपकी रेट ठुकरा भी सकता है। तो जब वो ठुकरा देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद भी कोई इशू नहीं है। तो 226 है राज्य के लिए है, ये हाई कोर्ट वगैरह के लिए है, और 32 है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए। याद रखिएगा, आप रेट का इस्तेमाल अच्छे से करें। ये दोबारा से स्लाइड आ गई है। मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का अधिकार अपने आप में मौलिक अधिकारों को वास्तविक बनाना है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। दोस्तों आत्मा याद रखिए, एक ऐसे अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाता है। दोस्तों देखिए, आपके पूरे मूल अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32। ये 5 डेट्स जो है आपके मूल अधिकारों की रक्षा करती है, यदि ये नहीं रहेंगी तो संविधान भी उसी हिसाब से हो जाएगा, गरीब अमीर के हिसाब से, जिसके पास पावर है पैसा है वो सब कुछ करेगा। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत अमीर गरीब का फासला नहीं होता। तो दोस्तों लेखन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 32 और हाई कोर्ट में 226 रेट जारी कर सकते हैं। मैंने बता चुका हूँ आपको 5 प्रकार की रेट होती है। दोस्तों इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले दोनों में पढ़े, क्योंकि दोनों में आंसर आ जाता है, तो बनता नहीं है हिंदी वालों को इंग्लिश में आने के बाद, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि शासक्त शरीर को लाओ, मतलब जो बंदा को हिरासत में लिए हो उसको फिजिकली वहां मजिस्ट्रेट के सामने लेके आओ, वो चेक करेगा कि बंदे को मार पीट के जबरदस्ती जुल्म कबूल तो नहीं कराया। आगे बढ़ते हैं, परमादेश मैंडामस। तो परमादेश समझ रहे हैं, ये एक आदेश होता है जो कि सरकारी संस्थाओं के समितियों के लिए अधिकारियों के लिए होता है। इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उत्प्रेषण मतलब सर्टियोररी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। निषेधाज्ञा मतलब होता है प्रोहिबिशन, और अधिकार परीक्षण होता है क्यूटो वारंटो। क्यूटो वारंटो एक्चुअली इसलिए होता है कि जैसे घूस वूस देके सेटिंग करके किसी तरीके से कोई ऊंचे पद पे चला गया है और ये समझ में आ के भाई काम नहीं करना पा रहा, तो कोई भी बंदा इसके बारे में कंप्लेंट कर सकता है, जिसकी न्यायिक समीक्षा होगी, और इसे अगर पाया गया उस लायक नहीं है, धोखाधड़ी से आया है, तो इसको सस्पेंड कर दिया गया, सजा मिलेगी, सब कुछ होगा इसके साथ। तो दोस्तों ये मैंने अपनी नोट से डाल दिया है क्योंकि मुझे लगा है कि ये ज़्यादा बेहतर है टाइप करने के लिए। तो कुछ कीवर्ड है तो आप इसको बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन हम करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंट रख के जुड़े रहें। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, ये लैटिन वर्ड में है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है, ये भाषा बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस किस भाषा में है, लैटिन में। प्रस्तुत किया जाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति को शाश्वत 24 घंटे के भीतर पेश किया जाए इसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने या जो भी न्यायाधीश उसके सामने, जबरन हिरासत के विरुद्ध। मतलब दोस्तों जैसे कि कोई भी बंदा अपना कुछ काम कर रहा है, बिजी है या घर पे पड़ा हुआ है, उसको पुलिस आ जाए और जबरदस्ती हिरासत में ले जाए और उसका कोई गुनाह ना हो, तो उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त या कोई भी, या उसका वकील के थ्रू वो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत और हैबियस कॉर्पस के तहत जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, और ये जारी कर सकता है। न्यायालय तब जारी करती है, मतलब जब गया बंदा तो न्यायालय ने जारी किया अपना नोटिस कि भाई किस आधार पे बंदे को अंदर लाए हो, ये पहले आधार सिद्ध करो और बंदे को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं खुद उससे जानना चाहूंगा कि वो उसने गुनाह किया है कि नहीं। किसी गिरफ्तारी हुई हो, मतलब दोस्तों अगर इलीगली गिरफ्तारी हुई है तब ये काम आता है। इलीगली किसी को नाइंसाफी ना मिल जाए और पुलिस वाले या फिर कोई भी अपने गलत पावर गलत यूज ना करे, उसके लिए बना है। कोई भी अपील कर सकता है, मैंने बता दिया। अगर गैर कानूनी काम किया है अगले ने, बंदे ने, तो फिर वो अंदर ही जाएगा, वो बच नहीं सकता। न्यायालय आदेश देगा उसको, जो अधिकारी ने ये काम किया है या जिसकी शय में ये काम किया है, ये सब सामने जाएगी तो उसको देगा भैया कि लेके आओ व्यक्तियों को, और जिसको तुमने पकड़ा उसको मेरे सामने लेके आओ।
और वो पूछेगा कि भाई तुमको मार के या किसी तरीके से प्रेशराइज करके, तुम्हारे घर वालों को धमकी देके, जान से मारने की धमकी देके तो तुम्हें कहीं जुर्म कबूल नहीं करवा रहे हैं, और वो उसके कपड़े भी देखेगा कि बंदे को कहीं चोट तो नहीं है। ये सब डिटेल्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे आ गई है, एक मिनट। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद अपन बाद में ये पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। परमादेश मैंडमस प्रतिषेध उत्प्रेषण, ठीक है, सही है, मैं स्लाइड चेक कर रहा था। परमादेश मैंडमस में कि हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम आदेश देते हैं, इसका मतलब ही होता है मैंडमस का कि हम आदेश देते हैं, कर्तव्य की पूर्ति ना करें। मतलब दोस्तों ये पहली बात तो याद रखिएगा कि जब ये सरकारी केवल सार्वजनिक निकायों के लिए, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए, सरकार के तहत निजी काम कर रहे हैं, सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनके लिए ही परमादेश आता है, प्राइवेट निजी के लिए नहीं आता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो अपने कर्तव्यों को, जो काम नहीं कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक सीरियल आता था ऑफिस, तो उसमें ये दिखाते थे सब्जीबाजी काट रहे हैं और कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, जनता का काम नहीं हो रहा है, तो जनता में से कोई भी जाके उसके खिलाफ ये परमादेश मैंडमस लगा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आदेश निर्देशित करें मतलब कोर्ट आदेश देगा कि भाई तुम सही से काम करो, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा या तुम्हारी जॉब ही छीन लेंगे। ये परमादेश आता है ऊपर से, एक वार्निंग टाइप की आती है। और दोस्तों ये कहाँ लागू नहीं होता, निजी व्यक्ति संस्थाओं पर परमादेश नहीं लगा सकते आप जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं। गैर संवैधानिक विभाग मतलब जो संविधान के अंतर्गत, संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक मतलब गैर कानूनी नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना इस वर्ड को, गैर संवैधानिक बोल रहे हैं। गैर संवैधानिक वर्ड का मतलब ये होता है जिस चीज का उल्लेख हमारे संविधान में ना हो वो गैर संवैधानिक होता है। इस वर्ड का मतलब आप लोग अच्छे से ध्यान देके सुने, और क्लास अच्छी लग रही है तो बताएं मुझे। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश नहीं लग सकता। कार्य विकास अनुसार मतलब दोस्तों जो काम प्रगति में चल रहा हो और उसकी ये डिमांड हो कि भाई स्लोली हो रहा हो किसी वजह से, तो उसका कार्य के बीच में भी परमादेश नहीं लगेगा, कार्य पूरे हो जाने के बाद लगेगा। खुशी राज ज्वाइन, ठीक है, थैंक यू। तो थोड़ा सा लेट आते हैं आप लोग, तो ये होता है कि मेन चीज निकल जाती है, फिर आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। खैर, कार्यरत न्यायाधीश मतलब कार्यरत न्यायाधीश है जो जज है, उस पर भी ये नहीं लगेगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगता है, 226 के तहत हाई कोर्ट में लगता है, और हाई कोर्ट में चाहे तो रिट को नकारा जा सकता है और बोला जा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर आपकी जो भी मन। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप तो सुप्रीम कोर्ट लेगा ही लेगा, आपका सुनवाई होगी। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण मतलब सर्टियोररी। तो दोस्तों दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे समझ में आए, क्योंकि मैं भी इन दोनों में ही कंफ्यूज होता था और सब लोग इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही फोकस के साथ आप इसको पढ़ें। इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं बनेगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो आगे पार्ट पीछे सपाट होगा, कोई मतलब नहीं है ऐसी क्लासेस का। ठीक है, तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, मना करना। और रोकते मना करते हैं तब हम जब कोई चीज प्रगतिशील हो या वर्किंग में हो, चल रही, उसके परिणाम, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो रोकना मना करना प्रतिषेध प्रोहिबिशन का मतलब होता है। न्यायिक अर्ध न्यायिक मतलब दोस्तों ये हाई कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाली अदालतों में ये रोक लग सकती है। ये अधिकार क्षेत्र से बाहर काम के लिए होती है। अधिकारणों के विरुद्ध मतलब अधिकारण मतलब किसी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या निचली अदालत है, उनको वो हक नहीं है जो काम कर रहे हैं वो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेगा रोक के, इनमें तुम मत करो, ये तुम्हारा नहीं है काम, हमारे पास लाओ, हम करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे। कार्यालय निजी व्यक्ति निकाय के विरुद्ध नहीं लगे दोस्तों, इसमें भी यही फंडा है कि तो निजी व्यक्ति वगैरह जो है उनके विरुद्ध नहीं लगेगा ये, ठीक है। और निजी संस्थाएं होती है, निजी कंपनियां होती है, उनके विरुद्ध प्रतिषेध रोकना नहीं लगेगा जो किसी तरीके से काम कर रही हैं, निजी व्यक्ति वगैरह, ठीक है। अपने यहाँ कार्यवाही ना करें या रोक दें, मतलब ये आदेश मिलेगा प्रतिषेध में कि जो कार्रवाई तुम कर रहे हो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले या आप निचली हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट दे सकता है ये ऑर्डर, वो काम आपके क्षेत्र में नहीं आता है। सेम जैसे कि अब मान लो सलमान खान ने राजस्थान मेरा फेवरेट इसलिए राजस्थान बोलता रहता हूँ मैं, राजस्थान में काला हिरण मार दिया। अब वो चाह रहा है कि भाई हमारा केस ले आओ मुंबई, हम मुंबई में करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये सब नहीं चलता है। अगर मुंबई कोर्ट ले लेती है या वो राजस्थानी कोर्ट ऐसा कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। तो ये न्याय है, मजाक नहीं है। जिन लोगों ने जहां तुमने केस किया केस वहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मामला क्षेत्र से बाहर है। यही मैं समझा रहा हूँ, मामला क्षेत्र से बाहर हो जाएगा इसलिए प्रतिषेध लगेगा। तो आई थिंक आपको मैंने अच्छे समझा पाया। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज एक बार यस कहके मुझे इन्फॉर्म करिए कि मैंने अच्छे समझा पाया हूँ कि नहीं। उत्प्रेषण की बात करें तो सर्टियोररी हम पढ़ रहे हैं। सर्टियोररी मतलब होता है दोस्तों प्रमाणित होना, सूचना देना। यह रिट क्या होती है, जैसे कि अब निचली अदालतों ने कोई कार्रवाई कर दी है, कोई निर्णय दे दिया है, तब जाके ये इसको सुप्रीम कोर्ट वगैरह अपने एरिया पे बुला लेती है, अपने कोर्ट पे बुला लेती है। होता ये भी निचली अदालतों, जैसे हाई कोर्ट में चल रहा है, वो उसका काम नहीं था, लेकिन उसने किसी विषय पे अपना निर्णय दे दिया है और वो निर्णय फिर समीक्षा होगी इसकी, सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलाएगा, तो उत्प्रेषण इस पे लगेगा, सर्टियोररी इस पे लगेगी, ठीक है। तो न्यायिक रिट से संबंधित है ये दोनों। किसी केस से संबंधित कागजात जो निर्णय हुआ है उसके पास भेज दें, मतलब सुप्रीम कोर्ट उस केस से संबंधित पूरी फाइलें वगैरह अपने पास बुला लेगा, उसकी समीक्षा करेगा
और देखेगा कि ये सही है कि नहीं। यदि सही नहीं पाया जाता है तो उसको वो रद्द कर देगा, यदि सही पाया जाता है तो उसी निर्णय को वो आगे बढ़ा देगा, ताकि केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला जा सके। यदि दिया गया निर्णय न्याय सम्मत नहीं है तो रद्द कर दिया जाएगा। वो चीज तो दोस्तों दोनों में आप समझ पा रहे हैं प्रतिषेध और प्रोहिबिशन में क्या फर्क है। रोकना मना करना तो हम करते हैं जब कोई केस वर्किंग में हो निचली अदालतों में, तो उसकी बीच से कार्रवाई रोक के उसको अपने पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बुलवा लेगी। और जब मान लो किसी केस में निर्णय हो गया है तो तब प्रतिषेध नहीं लगता, उत्प्रेषण लगेगा। तब न्यायालय बोलेगा लाओ ये तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, मेरे पास लाओ फाइलें वगैरह, मैं देखता हूँ क्या निर्णय हुआ है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये फंडा है दोस्तों। आप एक चीज और पढ़ लीजिए, फिर मुझे उसका जवाब दीजिए कि अच्छे से पढ़ा पाया हूँ, क्लियर कर पाया हूँ कि नहीं। अधिकार परीक्षा क्यूटो वारंटो, तुम्हें क्या हक है, ये इतनी लाइन काफी है। क्यूटो वारंटो दोस्तों वहीं लगता है जहां कोई ऐसा बंदा आ गया हो जिसको उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल लायक नहीं है, लेकिन उसको उस पदवी पर बैठा दिया गया है। तब उससे बोलेंगे कि तुम बताओ कि तुम उस लायक हो, तुम प्रूफ करो। तुम्हें प्रूफ करना होगा कि भाई तुम्हें हमने सरकारी अधिकारी बनाया तो तुम अधिकारी बनने के लायक हो नहीं, और तुम कैसे आए। या फिर कई बार होता है ना, जैसे आप देखते हैं ऑफिसों में काम होता है, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ समझ में आएगा, उसमें भी लगता है क्यूटो वारंटो। जैसे भाई कोई प्यून है, उसने एक अधिकारी की सील का जुगाड़ किया, साइन कर दिया और किसी चीज को आगे बढ़ा दिया, फाइल को पैसे लेके, और ये मामला सामने आया, सरकारी प्यून है तो उस पर क्या लगेगा, क्यूटो वारंटो लगेगा। उससे पूछा जाएगा भाई तुम्हें क्या हक था कि तुमने ये केस आगे बढ़ा दिया, तो उस पर कार्रवाई होगी, उसको 420 का केस लगेगा और भी धाराएं उस पर लगेंगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कि आपको ये पांचों रेटें समझ में आई कि नहीं आई। और जो लोग लेट आए हैं भाई टाइम पे आ जाया करो, 8 बजे से वेट करना पड़ता है, आप लोग बीच में आते हो दिक्कत होती है। तो ये बताएं कि आप लोग को समझ में आए कि नहीं पांचों रेटें। फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ फिर से, ताकि ये देखूं कि आज बन रहा है कि मुबशर खान कम से दिखा रही है, और कोई है जिसको अच्छा लगा हो। बहुत ही बेसिक उठा के मैंने बहुत ही सरल अल्फाजों में आपको क्लियर किया है। मेरे ख्याल से इससे इजी कोई नहीं समझा सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिषेध पे मैंने बताया है ना आपको, प्रतिषेध पे यहाँ पर निजी व्यक्तियों वगैरह के विरुद्ध नहीं हो सकता प्रतिषेध, बता दिया। राहुल कुमार शाके विषय, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हम करते हैं ताकि समझ में आए, आप लोग आंसर दीजिएगा, पोल्स में चलाऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्या बोलते हैं आप लोग, रेडी हैं क्वेश्चन आंसर के लिए? रेडी हैं तो यस बोलें। ओके 11 लोग हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ये कल भी हुआ था और आज मेरे को इसका आंसर जो कल लाइव थे उनसे सही चाहिए। ए 393, बी 395, सी 493 और डी 393। तो इसमें पोल कर रहा हूं मैं, आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, और ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको क्लियर करूंगा। लेट मी क्लियर। ओके, बहुत लेट आते हो भाई, सब लोग बहुत लेट आते हो, आधा घंटा हो जाता है तब आते हो। आंसर दीजिए। मुबशरा खान कल आप कंटिन्यू थी, आंसर दीजिए। 10 क्वेश्चन पुराने रखे मैंने जानबूझ के, मुझे देखना है कि कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। रुखसार बेगम, राहुल कुमार, जाकिर ईशा, एस शेखर। तो जाकिर ईशा आंसर दे रहे हैं बी, क्या बात है। रुखसार बेगम बी, और कोई आंसर देगा? 2 ही लोग आंसर दिए हैं और वो आंसर करेक्ट है, 395 दोस्तों भारतीय संविधान में। और किसने आंसर दिया है, दिखता नहीं है, लाइक के वो जाते हैं, ठीक है। तो बी आंसर 3 लोगों ने दिया है दोस्तों, एक का नाम दिख नहीं रहा इसमें। शबनम ईशा ने दिया है आंसर 395 इज करेक्ट आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ लोग सोच रहे होंगे 448, लेकिन 448 ओवरऑल टोटल पे आएंगे, लेकिन जब टोटल कुल नहीं दिया रहेगा वर्ड तो 395 ही आप लगाएंगे। तो ठीक है, अभिजीत कुमार आंसर दीजिए। अभिजीत भाई आए हैं तो, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने अभी पढ़ा है। आप इसका आंसर दीजिए, मैं पोल चला रहा हूँ, प्लीज आंसर दीजिए। ए बी सी डी। रुखसार बेगम ए आंसर दे रही हैं, और कोई आंसर देने वाला फटाफट आंसर दीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बेसिक है। उसके बाद हमारे थोड़ा डीप क्वेश्चन होंगे, जो मैंने प्रस्तावना वगैरह केसेस वगैरह सब पढ़ाए, तो वो डीप क्वेश्चन होंगे, उन्हीं से बनेंगे जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है। तो एक ही बंदे ने आंसर दिया है, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए थे। और कोई ए बोल रहे हैं 50%, बी बोल रहे हैं 25%, रुखसार बोल रही है डी। अच्छा सॉरी, गलती से टाइप हो गया था क्या। रुखसार बेगम बिल्कुल सही है, इन्होंने बोला है आंसर 6। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है दोस्तों। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि अलग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन बताइए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा उसको अलग किया गया था, किस सन में उसको अलग किया गया था संपत्ति का अधिकार, और किस अनुच्छेद में उसको रखा गया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तीनों आंसर दीजिए, आपको नहीं पता है तो नहीं कह सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, स्किप करने का तरीका नहीं है।
आज अपने आप को टटोल लीजिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 कौन से संशोधन 300A में? वेरी गुड मोशरा खान। एंड आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन के बाद 35 के बाद न्यू क्वेश्चन आएंगे और डीप है मैंने डिजाइन किया दिन में, तो देखते हैं कि वो कितने बनते हैं आप लोगों से। संविधान के अनुच्छेद 19+1 में 19 में के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? इसका आंसर दीजिए। मुबशरा खान बोले 6। और कोई? संविधान के अनुच्छेद से बे की आया है, रुखसार बेगम भी आया है। रुखसार बेगम भी कंटिन्यू रहती हैं, मुबशरा भी कंटिन्यू रहती हैं, आदिल साकिब ईशा सोनम ईशा एंड कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू रहते हैं इसमें। शिफायत और राहुल कुमार शायद ज्वाइन करें कि नहीं पता नहीं, चले गए शायद। तो देखिए इसका आंसर पोल पूरा हो गया है। इसका आंसर बी है। 60% लोगों ने बी बोला है, तो इसका आंसर बी है दोस्तों। संविधान अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता दी गई 6 प्रकार की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किसने की थी? ये कल मैं आंसर सब बता चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? अब भूला भाई देसाई के बारे में, सबके बारे में जो जो बता सकते हैं, मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू, कल मैंने सब बताया था, तो आप बताइए प्लीज। मोहम्मद शाहिद अंसारी ज्वाइन। आंसर दीजिए शाहिद अंसारी। जितने भी लोग आंसर दीजिए, नहीं बनता फिर भी दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? रुखसार बेगम बी, मुबशरा खान बी, और 100% भी आ रहा है। और कोई? 23 सेकंड बचे हैं। 3 लोगों ने आंसर दिया है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, पोल चल रहा है। और कोई आंसर देने के लिए है? जितने लोग लाइव हैं वो आंसर दीजिए प्लीज। ठीक है, पोल हटा रहे हैं। इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी? केसरी और मराठा। मराठा जो थी वो इंग्लिश में थी, केसरी जो थी आपकी इंग्लिश में थी। और बाल गंगाधर तिलक 1920 में 1 अगस्त में आई थिंक इनकी डेथ हुई थी। और इन्हीं ने महाराष्ट्र में दोस्तों गणेश उत्सव बनाना शुरू किया था, जो कि आजकल बड़े धूमधाम से बनता है। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पिता है। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी गठन किया था। भूला भाई देसाई ने आजाद हिंद फौज का केस लड़ा था दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सर्वप्रथम 1895 में संविधान गठन की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था दोस्तों? ये इसका आंसर तो बहुत ईजी है, बताइए प्लीज। पोल चला देता हूं मैं ताकि लोगों को आसानी हो आंसर देने में, तो जल्दी जल्दी आंसर दें। संविधान सभा की किस रियासत में प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? बी, और हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत थी। मैंने आपसे ही शायद क्वेश्चन किया था कि किस मिशन के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको इंडिया में मिलाया था। अब वहां के निजाम का नाम यदि पता हो तो बताएं। और कोई आंसर देने का इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। हैदराबाद रियासत पोलो मिशन के तहत, ऑपरेशन पोलो मिशन के तहत इसको मिलाया गया था तानराम दंडभेद के द्वारा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको मिलाया। दोस्तों आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ऐसा तो नहीं कि आवाज धीमी है, क्योंकि आप थोड़ा सा धीमा बोल रहा हूँ मैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? किस पार्टी की बात हो रही है? संविधान सभा के गठन का विचार किस पार्टी ने दिया था दोस्तों, ये बताइए। कल के क्वेश्चन है यार, बनने चाहिए ना। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? 35 के न्यू क्वेश्चन होंगे। आंसर बताइए। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? खुशी को नहीं पता, तो मैं आंसर बताऊंगा, उसके साथ डिटेल्स ही बताऊंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है उसके लिए सॉरी, कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं एकदम से, समझ में नहीं आता। दोस्तों संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था, और स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा में जीतने के बाद की थी, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हराया था, जो कि महात्मा गांधी के बहुत मैन बंदे थे। और उन्होंने महात्मा गांधी ने अपने ऊपर ले लिया था कि उनकी हार मतलब मेरी हार है, और मैं हिंदुस्तान की मिट्टी से एक नया पार्टी खड़ी कर दूंगा, नया सैलाब ला दूंगा। उन्होंने ऐसे डायलॉग मारे थे। तो महात्मा गांधी कहते भारतीय कांग्रेस पार्टी 1985 में बनी थी। इसकी स्थापना किसने की थी, इसके बारे में बताइए। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी, अधिवेशन? गदर पार्टी का देखिए दोस्तों, गदर पार्टी में इशू था सोहन सिंह भाकना। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, स्थापना की थी। लाइक सोहन सिंह भाकना ना आए तो आप काला हरदयाल को भी लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इशू है, इसमें समझ लीजिएगा, कई जगह अलग अलग दिया हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, आंसर 1885 है। और कहाँ हुई था इसका अधिवेशन प्रथम, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे, और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था भारत का? मैं इसका आंसर बता देता हूँ, द प्रिंट
और मुंबई में हुआ था, ये लवली कॉलेज था शायद, उसमें हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे पहले? एओ ह्यूमन, बिल्कुल सही। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप आंसर दीजिएगा मुबशरा खान। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था दोस्तों? इसका आंसर दीजिए मुझे, कल कंफ्यूज हो गए थे। WC बनर्जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। एंड जो और लोग लाइव हैं, बहुत सारे लोग लाइव हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है, आंसर दीजिए। अच्छा हो सही। हाँ, इसका आंसर मैं पोल नहीं चला रहा हूँ, मुबशरा खान ने जो आंसर दिया वो राइट है। दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। इसको INC से कनेक्ट नहीं करना है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में और उसमें दिक्कत हो जाती है सिलेक्शन करने में। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए हैं दोस्तों? तो ये आंसर बताइए। A, अहिंसा के माध्यम से, और B, सहमति या समायोजन के माध्यम से, C, बाहरी हस्तक्षेप है, बाहरी हस्तक्षेप के माध्यम से, और D, सद्भावना के माध्यम से। इसमें पोल चला रहा हूं मैं, पोल पे आंसर बाकी लोग भी दें, बाकी लोगों को भी आंसर देना चाहिए जिनसे बनता है। तो ये कल क्वेश्चनिंग हो चुकी है। रुखसार बेगम B, और कोई आंसर फटाफट दीजिए, बनना चाहिए। ये सब क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे? और जो भी MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मोहम्मद शाहिद अंसारी B, पोल 75% B की तरफ है। खुशी, आप आंसर नहीं दे पा रही हैं। आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा जो अनअकैडमी पे डले हुए हैं, आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। और नेक्स्ट क्लासेस आप ज्वाइन कीजिए। मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चनिंग करता हूँ, थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन करता हूँ। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। और इसका आंसर होगा B, सहमति और समायोजन से ही संविधान सभा में निर्णय करते थे दोस्तों, यही आधार था इसका। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? और दोस्तों ये तो बन ही जाएगा आंसर आपसे। तो आर्टिकल 32 को कहा था दोस्तों। ये क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। आर्टिकल 42 को कहा था, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आएगा नाम इनका तो 32 लगाइएगा, यदि नाम ना आए तो आप प्रस्तावना लगाइएगा। और आंसर ये बताएं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? मैंने ये आपको पढ़ा चुका हूँ और इसका आंसर मुझे अभी चाहिए। जो लोग पढ़े हैं वो आंसर दें। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों? इसके लिए मैं पोल लगा दे रहा हूँ, आंसर दीजिए फटाफट। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर फटाफट दीजिए, जल्दी जल्दी, 23 सेकंड बचे हैं। आंसर अभी तक नहीं आया है। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 33%। ए, मेरे को लग रहा मैंने अपना आंसर दिया। आंसर दीजिए फटाफट। आंसर किसी के भी नहीं आए हैं, पोल पूरा हो गया है। ठीक है, लगता है कि नहीं बना किसी से। संविधान सभा में 128 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन पे यदि आपको डाउट हो रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसको क्लियर करूंगा या फिर अपने आप को क्लियर करूंगा, है ना। तो संविधान सभा में की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 128 अधिवेशन हुए थे। खुशी, आप आंसर दीजिए, जो भी बनता है, नहीं तो स्किप लिख दीजिए। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था दोस्तों? ये आंसर मुझे चाहिए। संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया था? पारित पूछ रहा है दोस्तों, कब पारित किया था? इसका आंसर दें। मैं पोल चालू कर दे रहा हूँ, आंसर दीजिए फटाफट। मोहम्मद शाहिद अंसारी, रुखसार बेगम C। पारित पे जोर दे रहा हूँ, बार बार कंफ्यूज नहीं होइएगा। पोल चल रहा है, 21 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। खुशी, आंसर दीजिए जो भी बनता है आपसे तो समझ के। मुबशरा खान C। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप क्लियर करें, अच्छा रहता है डिस्कशन करने में। इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। और ये 26 जनवरी 1930 में जो झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता पे, उसकी याद में हम 26 जनवरी तक रुके। और इस बीच दोस्तों हमने 16 जो अनुच्छेद हैं जो जरूरी थे बेसिक हमारे देश को चलाने के लिए, वो हमने अपना लिए थे 26 नवंबर 1949 को। तो ये डीप क्वेश्चन है, इसको याद रखें कृपा कर। अब जो है थोड़ा नए क्वेश्चन आएंगे और अब मुझे आंसर देखने हैं लोगों के कि वो कितने डीप हैं और कितने सक्षम है, ताकि मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा समझ मिले कि मैं अपने स्टूडेंटों को कैसे पढ़ाऊं। तो 36वां क्वेश्चन है, जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? A22, B21, C20 और D19। इसका आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी से। 36 क्वेश्चन है और पोल चालू कर देते हैं अपन। मुबशरा खान B, रुखसार बेगम B, बहुत ही रुखसार बेगम भी आज अच्छे अच्छे आंसर दे रही हैं। मुबशरा खान तो ऑलवेज देती ही हैं, जब भी आती हैं तो आंसर बढ़िया देती हैं, रिवीजन करने आती है। जहाँ तक मुबशरा खान अपना उनको नॉलेज अच्छा है, थ्योरिकल क्लास में तो मैं देखता नहीं ज़्यादा उनको। सो आंसर दीजिए प्लीज। पोल खत्म होने वाला है, 2 ही लोगों ने आंसर दिया है, बाकी लोगों से नहीं बनता है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आर्टिकल 21। और ये चाहे 356 इमरजेंसी लग जाए, 360 लग जाए, या 300 एक और कौन सी 52 लग जाए। देखो 352 जो दोस्तों ये लगती है पूरे देश में,
356 जो लगती है वो राज्यों में लगती है, सबसे ज़्यादा पंजाब में लगी है अभी तक, और 360 हमारे यहाँ कभी नहीं लगी। 360 जो है ये वित्तीय इमरजेंसी होती है, और ये आने वाली थी 1990 के दशक में, 90 के दशक में, लेकिन हमारे जो है क्या नाम है मोहन सिंह, हमारे प्रधानमंत्री और फाइनेंशियल मंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने हमें उस स्थिति से बाहर निकाला। बहुत ही गजब पर्सनालिटी, कम बोलते हैं, इफेक्ट ज्यादा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समायोजन किया गया है? तो ये बताइए ABCD से आंसर क्या होगा। मूल कर्तव्यों का समावेशन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर दीजिए। मुशर्रा खान बी। और कोई? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया है? ऐसे मुबशरा खान आंसर दे रही हैं। बोल हो रहा है 17 मिनट 17 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए रुखसार बेगम। एंड और कोई नहीं है क्या? खुशी है क्या? चलेगी, पता नहीं, आंसर बन नहीं रहे थे उनसे। हैं तो यस बोलिए। एंड जो भी है नहीं बन रहे हैं तो आप मेरी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए। रामकृष्ण मंडल, पता नहीं आप कहाँ हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद शाहिद अंसारी, आपने कुछ आंसर नहीं चलेगा, शायद सोचूंगे हल्के क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। मुबशरा खान, आप राइट ज्यादातर हमेशा होती हैं, तो अभी भी आप सही। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल अधिकारों को, मूल कर्तव्यों को समावेशन हुआ था। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ दोस्तों? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है वो। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो इसमें ऑप्शन गलत है, मैं बता दूं, आंसर है 17। इसका आंसर 17 होगा। और ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी की एक सोच थी, आदर्श वाक्य थे, और हरिजन वगैरह पार्टी पत्रिका महात्मा गांधी निकाली थी ताकि वो ST SC को संजो के रखें, संभाल के रखें, और उनके साथ वो उठते बैठते थे आर्थिक सौहार्द के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए। तो संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकारों का उल्लेख किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 23 में। इसका आंसर दीजिए 39 का, फटाफट आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। मैं पोल चला दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ। इसका आंसर सी मुबशरा खान। शिवा आप आए हैं लाइव, थैंक यू सो मच। आप इसका आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए, अपने आप को चेक करिए, कल को एग्जाम हुआ तो आप कहाँ हैं, कंपटीशन में है कि नहीं। एक एक नंबर बहुत जरूरी है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम हार जाते हैं। तो इसका आंसर हो रहा है, बस टाइमर खत्म होने वाला है। और कोई आंसर देगा? संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो संविधान, अम्बेडकर साहब ने कहा है कि आत्मा है संविधान की, तो आर्टिकल 32 है। इसके बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ। आंसर दीजिए, जो लोग अलाइव हैं वो सब आंसर दीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आंसर 40 क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। पोल चल चुका है, आंसर दीजिए। खुशी आंसर दीजिए बढ़िया से। आप अपने इल्म में, आप अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए। डिटेल्स में बताते जा रहा हूँ पूरी। और साथ में आंसर की ये भी बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 6 से 14 को मूल अधिकारों में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसके आंसर के साथ ही नॉलेज भी मैं आपको दूंगा, जितनी नॉलेज बनती आएगी देते जाऊंगा, ताकि कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो आर्टिकल 21A के तहत दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये 2002 सन में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A में जोड़ा गया था कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, अनिवार्य किया गया था। आपने अली ज्वाइन, तो थोड़ा लेट हो गई, क्या बात है आज। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? ये आंसर दीजिए। ABCD में आंसर क्या होगा? प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? और ये मेरा रेफरल कोड है आबिद अली 7293। यदि आप कुछ अनअकैडमी से परचेस करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करिए, 10% का लाभ उठाइए। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया जाता है? रुखसार बेगम बी और मुबशरा खान बी। और कोई? खुशी आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव हैं आंसर दीजिए। शेबा शेखावत ने एक ही आंसर दिया है, खुशी राज ने एक ही आंसर दिया है, मुबशरा खान ने 5 सही आंसर दिए हैं, और मोस्टली हमेशा देती हैं, उनका अच्छा रैंक चल रहा है। शेबा शेखावत भी आंसर दे रहे हैं, तो ये आंसर दोस्तों बी सही है। 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम आ गए हैं 42वें क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और आर्थिक शासन प्रणाली। तो इसका आंसर प्लीज करके दें दोस्तों। मैं लगा दे रहा हूँ पोल को, थोड़ा सा आसानी रहेगी आप लोग के लिए। आंसर दीजिए फटाफट। और कोई आंसर देगा? रुखसार बेगम सी, मुबशरा खान सी, शिवा शेखावत एक ही आंसर दिए अभी तक आपने।
और भी लोग हैं जो लाइव हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ चलती है। लोकसभा, राज्यसभा और संसद के अंतर्गत आते हैं हमारे राष्ट्रपति भी, जिनके साइन के बिना दोस्तों हमको कोई भी संशोधन या कानून पास नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम आ गए 43 क्वेश्चन में। अपने आप को जज कीजिए, सब लोग आंसर दीजिए फटाफट, अच्छा लगता है। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों? प्रशासनिक, पूंजीवाद, समाजवाद, जनता में। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों फटाक से। पोल चालू हो गया, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों को। संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता मतलब जिसके तहत मजबूत होता है हमारा संविधान और उसकी पावर बढ़ती है। शिवा शेखावत डी, और आंसर दिया है मोशर्रफ खान ने। और कोई आंसर दे सकते हैं क्या इसमें? टाइमर खत्म होने वाला है, जल्दी से आंसर दें। खुशी आप लाइव हैं लेकिन आप आंसर नहीं दे रही हैं, इसके भी कर दीजिए कम से कम लिख के उसमें। तो इसका आंसर है जनता। दोस्तों जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया, बिना किसी दुनिया के किसी पावर के हस्तक्षेप के संप्रभु संविधान है हमारा। जनता ही इसमें मैन है, तो इसका आंसर होगा जनता। 44 में आ गए दोस्तों हम। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन किसका था दोस्तों? तो इसका आंसर बताएं मुझे। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, 44 का आंसर क्या होगा? फटाक से इसका आंसर बताइए। शेखावत बोल रहे हैं डी और रुखसार बेगम भी डी बोल रही हैं। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, ये किसने बोला था? रुखसार बेगम डी। मुबशरा खान बोल रही है नहीं पता। बहुत ही अच्छा ही लगता है मुझे आपका नेचर, कि नहीं पता है तो आप बोल देती हैं आप, और यही आपको आगे बढ़ाएगा और सिलेक्शन में आपके काफी मदद करेगा। माइनस मार्किंग आप नहीं करेंगे, आपकी छोड़ने की आदत है जो बहुत अच्छी है। सब ऐसे ही करिएगा एग्जाम में जिसमें माइनस मार्किंग होती है, कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी में तो नहीं होती मेरे ख्याल से माइनस मार्किंग, तो उसमें दे सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों बोला था भारतीय इच्छा के अनुसार ही होगा भारतीय संविधान। स्वागतिका, 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 मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ ये बताइए, और आपका वेलकम है क्लास में। टाइम पे आया करिए भाई, मैं डेली बोलता हूँ 8 बजे आ जाया करिए, या 8-10 तक तो आ जाया करिए प्लीज, टाइम पे आया करिए ताकि कंटिन्यू बने रहें, ताकि कंटिन्यू समझा दो। रेट आज मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई है। आर्टिकल 32 उसमें 5 रेट हैं, पांचों रेट मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम के तहत समझाई है। आप देखिएगा मजा आएगा, और रिकमेंड कीजिए दूसरों को कि आइए क्लास में भाई, नया नॉलेज है। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर दीजिए ABCD में से। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1945 को, 2 नवंबर 1946 को और 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर दीजिए, पोल चल रहा है फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। पोल चल गया, इसका आंसर मोशर्रफ खान देंगे। और कोई आंसर देने वाला है? और कोई आंसर? टाइमिंग चल रही है अभी आपके पास 22 मिनट 21 मिनट है, जल्दी से आंसर दीजिए। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? शिवा शेखावत ए। और कोई? रुखसार बेगम, खुशी, खुशी ने 2 आंसर दिए हैं 7.7 सेकेंड में, और 1.2 शेखावत ने। मुशर्रफ खान 1.9। आइए फटाक से आंसर दीजिए। अपडेटिंग ओवरऑल पोल हो रहा है, आपका ओवरऑल पोल मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करता हूँ। ये रिजल्ट है दोस्तों आपका। मुशर्रफ खान ने 18 में से 10 आंसर दिए हैं, और खुशी राज ने 9 आंसर सही दिए हैं, और मैं मजहर खान ने, ये मजहर खान को मैंने अभी देखा 7 आंसर दिए। मजहर खान जी आपका वेलकम, मैंने देखा नहीं, सॉरी, आपको माफ करिएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? 2 सितंबर 1946 इसका आंसर है, गठन हुआ था। सभी ने सही आंसर दिया जितने आंसर दिया है दोस्तों। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड हार्डिंग दोनों, इनमें से आंसर बताइएगा। पोल चालू हो चुका है, फटाक से आंसर दीजिए। 46 का आंसर दीजिए दोस्तों। ए मुशर्रफ खान ए। और कोई? अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कैसे चुना गया था? गठन तो बन गया आप तो 2 सितंबर 1946। और आंसर दीजिए फटाक से। और कोई? इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ा दूंगा। तो अभी तक 50%, 60% ए है, बी है, 20% डी है, 20%। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन और विलियम बेंटिंग की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन वह भारत के आखिरी वायसराय थे 1947 में, और स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल थे। और ये आ जाएगा स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो राजगोपालाचारी होंगे। जहां से 1950 में आधुनिक भारत का गणतंत्र उभरेगा। 1954 से 1959 तक वह पहले लॉर्ड थे दोस्तों। वह पद पर अपने उनके पिता बैटनबर्ग उनके पिता से, ये चीज याद रखिए, कि राजकुमार लुईस ने लगभग 40 साल पहले संभाला था दोस्तों। तो आप इसकी डिटेल और लॉर्ड बेंटिंग की भी अपनी डिटेल देते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग
1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। सर आपकी क्लास कब लगती है? 8 बजे से लगती है भाई, आया करिए और अपने जितने भी दोस्तों हैं उनको ज्वाइन कराया करिए। अच्छी लगे तो रिकमेंड कीजिए और अच्छी लगे तो बताया कीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो कैसा भी हो, लाइफ से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी, आप शेयर कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा हमेशा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1828-1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, और 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल थे ये, भारत के गवर्नर जनरल, और जिसे विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के नाम से जाना जाता था। तो विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के नाम से किसे जाना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल्स, हम पूरे गवर्नर जनरल्स को पढ़ेंगे अपने डिटेल्स में। 8 से 9 क्लास होती है दोस्तों। विलियम बेंटिंग सती प्रथा, ठीक है, हाँ सही है, सती प्रथा का अंत करवाया था, राजा राम मोहन राय के सपोर्ट में किया था। राजा राम मोहन राय ने उनको दोस्तों ये कहा था कि भाई अपन को अंत करना है, और भी विलियम बेंटिंग ने भी बहुत ही अच्छे काम किए हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? इसका आंसर दीजिए 1935 में, 1940 में, 1945 में, 1942 में। एबीसीडी में से दोस्तों जो आंसर बेस्ट है उसको दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन की मांग कब की थी दोस्तों? इसका आंसर दीजिएगा। ए, और कोई आंसर नहीं पता? और कोई आंसर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, आंसर दीजिए। और कोई आंसर देगा इसका? रुखसार बेगम, शुभम शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं, वो बताएं। पूर्वा जी आई हैं, वो इसका आंसर दें, कब किया है? और कोई आंसर देगा इसका? यदि देना हो तो दे सकते हैं, कुछ टाइम और बढ़ा देता हूं क्योंकि एक ही बंदे ने आंसर दिया है। ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम सभा के गठन की मांग कब की गई थी दोस्तों? मांग की गई थी 1935 में, याद रखिएगा 1935 में बात की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों, याद रखिएगा आप। तो यह विचार एम.एन. रॉय का था। एम.एन. रॉय संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे दोस्तों, इनके बारे में मैंने पढ़ाया है। के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की इस बात को माना था दोस्तों, और अंततः वर्ष 1945 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों। किस मांग को स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। सर वो बी.एन. राव थे, एक मिनट, एम.एन. राव, बी.एन. राव, हाँ सही बोल रहे हैं, मैं थोड़ा फ्लो में चला गया, सही बोल रहे हैं, बी.एन. राव थे वो, बिल्कुल सही, बी.एन. राव बिल्कुल सही काम। मोशर खान, आपने मुझे क्लियर किया, थैंक यू सो मच। लेकिन बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार कहा जाता है दोस्तों। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए थे दोस्तों? इसका आंसर A4, B3, C5 और D7। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट आप लोग, फटाक से, मैं पोल चालू कर रहा हूं। आंसर दे रहे हैं सेवा शेखावत, बी। और कोई? मुबशरा खान, आपने मुझे क्लियर किया, इसके लिए थैंक यू। और कोई आंसर? संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए थे दोस्तों? इसके टाइप करना चाह रही है मुबशरा खान, आप है ना, समझ गए। और कोई? संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए थे? शिवा शेखावत बोल रहे हैं बी। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो संविधान सभा के प्रारूप पर 3 वाचन हुए थे। टाइम 1 घंटा हो चुका है, हम क्लास को यहीं खत्म करेंगे 50 क्वेश्चन के बाद, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना, कल। संविधान सभा की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ए सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजेंद्र प्रसाद और डी बाबा साहेब अम्बेडकर। तो संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए आप दोस्तों। मैं पोल चालू कर देता हूँ। रुखसार बोल रही हैं बी, तो चालू कर देता हूँ। बी बोल रही है रुखसार। सेवा आप क्या बोल रहे हैं? मुबशरा खान बी बोल रही हैं। और कोई? इसका आंसर सेवा बी बोल रहे हैं, सेवा, ठीक है। 49 का आंसर दीजिए फटाक से, ठीक है। तो टाइमर खत्म होने वाला है, इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ। और कोई आंसर देने के लिए तत्पर है? आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों, देना चाहिए आंसर। तो इसका आंसर मैं आप सबके रिजल्ट आप लोग के सामने दे देता हूँ कि किसने कैसे दिया। तो शेयर विद करता हूँ आप लोग से, देखिए खुशी राज ने 11 आंसर दिए हैं अभी तक, और मोशरा खान ने 12, और मजहर खान पता नहीं कौन है, मैंने देखा नहीं इनको। तो ये रिजल्ट रहा है दोस्तों, ये सब देखिए आप ताकि पता चले आपको। तो इसका आंसर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान की मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, हम क्लास को एंडिंग देंगे यहीं पर। संविधान सभा की नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष
मैं पोल चालू कर रहा हूँ। ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद और डी बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों फटाक से। पोल चालू हो चुका है। शिवा बोल रहे हैं सी। एंड और कोई? संविधान सभा की नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष। टाइमर चालू है। शिवा बोल रहे हैं सी। मुबशरा खान बोल रहे हैं सी। और कोई डिटेल आपको देना है तो दीजिए। और क्लास की टाइमिंग दोस्तों सही है क्या? 1 घंटे की क्लास मेरी ज़्यादा हो चुका है टाइम। मैंने 66 क्वेश्चन लाए थे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग 8 बजे तक प्लीज़ आ जाएं। कल भी कई लोगों ने बोला था टाइम पूछी थी, लेकिन टाइम पे आप आते नहीं। कंटिन्यू रहिए, आपको सिलेक्शन पाना है। रिजल्ट हम शो करते हैं। सेवा जी थैंक यू सो मच। और भी लोगों को लाइए भाई, अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। अभी बहुत कम आ रहे हैं। मैं न्यू हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं ओल्ड हूँ ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल से पक्का सर। थैंक यू सेवा भाई। सो इसका आंसर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा की नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो आप लोग मुझे ये बताएं कि टाइमिंग सही है और ऐप को डाउनलोड करने में किस किस को प्रॉब्लम हो रही है। आप सब अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड सबका मेरी क्लास जो जिस लोगों ने ज्वाइन की, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। करीब 66 क्वेश्चन है, लेकिन सब लेट आते हैं तो थोड़ा लेट मेरे से हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं डे में हम क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरी कराएंगे, जो बेहतर लगेगा, क्योंकि आंसर मिल नहीं रहे हैं तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मुबशरा खान, मुख्तार बेगम, आदिल एंड आज शिवा, तो कुछ ही लोग 2-4 लोग आंसर दे रहे हैं। तो मैं जो पढ़ाया हूँ दोस्तों पहले वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने रेट कल थोड़ा जल्दीबाजी में पढ़ा दी थी और मेरी स्लाइड सही नहीं थी, तो मैंने आज रेट फिर से पढ़ाई है। तो रेट का वीडियो आप यदि देखे नहीं है तो रेट मेरी फिर से देखिएगा, क्योंकि मैंने जैसे रेट पढ़ाई है आई थिंक अभी तक मैंने किसी को रेट पढ़ाते हुए देखा है। तो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया है इसी वीडियो में। रेट आप इस वीडियो से देखें और इसके पहले का वीडियो की रेट मत देखिएगा, इसमें थोड़ा जल्दबाजी में मैंने पढ़ा दिया। टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं दोस्तों तो मैं पैनिक हो जाता हूँ। तो कल से आप लोग आएँ, आप सबका वेलकम है। हर तरीके की सवाल आप मुझसे कर सकते हैं यहाँ पर, किसी भी तरीके के। यदि डिप्रेशन में है, किसी तरीके की हेल्प चाहिए, कोर्स से रिलेटेड, अनअकैडमी से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, जो भी आपको मुझसे बात करनी है, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, समझाने के लिए बैठा हूँ। और आपका टीचर या दोस्त जो भी मानो आप मुझे मानिए, मैं ऐसा फ्रेंड भी आप लोग को गाइड करता रहूँगा और आप लोग से सीखता भी रहूँगा। मेरा नेचर है सीखने का, सिखाने का भी, सीखने का ज़्यादा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जो भी आपके सजेशन हो वो करें, और जब आप क्लोज करते हैं वीडियो को तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दें मुझे, जितना आपको हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। और आप सब अपना अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कुछ बन के दिखाना है दोस्तों, मैंने हमेशा मोटिवेशन लाइन डालता हूँ, आप अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी बन के दिखाइए। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, सब अपना ख्याल रखें।